किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि दोनों ही क्षेत्र में आपको सहायता मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्षेत्रों से जो है मुनाफा हासिल कर सके। आज हम पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी कुछ करेंगे बातें, यहाँ पर होगी चर्चा। आइए आपको बता देते हैं कि हमारा आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। आज जिन विषयों पर हम बात करेंगे वो है पशुपालन में भारत सरकार की योजनाएं, और हमारा दूसरा विषय है शूकर पालन। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060, 1800-113061। फ़ोन कॉल के साथ साथ आप हमें सीधे मैसेजेस भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800-520-717। आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें, 8800-520-717। एक विकल्प आपके लिए और है ईमेल आईडी। जी हाँ, हमारा ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं जो कि है hellokisan2015@gmail.com। तो ये तीन विकल्प हमने आपको दिए हैं, तीनों में से आप कोई भी चुनिए। अगर फ़ोन कॉल आपको लगता है कि बिजी जा रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं सीधे प्रश्न, और या फिर आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज डॉक्टर चंद्रा भद्रा जी। आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ शूकर पालन के जो विशेषज्ञ हैं वो भी जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार जी जो है वो जुड़ने वाले हैं, जो हमें शूकर पालन के संबंध में देंगे कुछ विशेष जानकारियां, और जल्दी जो है वो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने कार्यक्रम में आज के जो दो विषय हैं उनमें से एक विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर भद्रा, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि आज आपसे हम बात करने वाले हैं पशुपालन में भारत सरकार की योजनाओं के बारे में। तो भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो हमारे पशुपालकों के लिए चलाई जा रही हैं जिससे कि वो पशुपालन के क्षेत्र में आसानी से आगे बढ़ सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो इस क्षेत्र से हासिल हो? जी, भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं को चालू किया गया है, जो कि सबसे पहले योजना का नाम मैं बोलना चाहूँगी राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि 2014 से भारत सरकार ने इसकी शुरुआत करी है। इसका मूल्य उद्देश्य है कि आनुवंशिक उन्नयन गाय और भैंसों में, स्पेशली जो देशी नस्लें हैं हमारे देश की, उनमें आनुवंशिक उन्नयन के साथ साथ उनकी दूध की उत्पादकता एवं उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी की जा सके, इस क्षेत्र में इसका कार्य 2014 से किया जा रहा है। और इस योजना से हमें बहुत सारे दूध के उत्पादन में भी बहुत बढ़ोतरी मिली है, साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है, और जीडीपी का भी काफ़ी बढ़ावा मिला है कंट्री को, और साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट्स भी बढ़े हैं। जी, दूसरी हमारी जो स्कीम है भारत सरकार की, वो है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, जिसमें कि उद्यमिता विकास एवं रोजगार संवर्धन के लिए यह योजना है। साथ ही जो हमारे छोटे पशु हैं जैसे कि भेड़, बकरी, कुक्कुट एवं चारा विकास योजना के लिए इसमें उद्यमिता विकास का योजना है ये। और इसमें ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू किसान अपने उद्यमिता विकास के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को सबमिट कर सकते हैं। तीसरी जो योजना है वो है पशु स्वास्थ्य एवं डिजीज़ कंट्रोल एवं पशु स्वास्थ्य योजना, जिसके अंतर्गत
खुरपका, मुंहपका एवं ब्रुसलोसिस जैसी बीमारियों को नियंत्रण के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। देश भर में आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये साथ ही योजना और जो संक्रामक रोग हैं उनके लिए भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण का प्रावधान है, जिसमें कि बड़े पशु और छोटे जानवर सभी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए अगर किसी किसानों को वो करना चाहिए, लोन चाहिए, लोन्स वाली स्कीमें भी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम योजनाएं जो है वो आपने हमें बता दी कि कौन कौन सी अलग योजनाएं हैं, और थोड़ा बहुत आपने संक्षेप में उन योजनाओं के बारे में भी हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे पशुपालक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आपने जानकारी भी दी। लेकिन इसके बारे में आपसे विस्तार से आगे ज़रूर बात करेंगे डॉक्टर भद्रा, लेकिन पहले देखते हैं इस विषय पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। बता दें कि भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24.76% का योगदान देता है। ऐसे में सरकार भी पशुपालन को खूब बढ़ावा दे रही है। इससे न सिर्फ डेयरी उद्योग को गति मिल रही है, बल्कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को भी स्वरोजगार मिल रहा है। सरकार की ओर से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम भी चल रहे हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई योजनाएं जारी की हैं। ये योजनाएं एक निश्चित समयावधि लेकर काम करती हैं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक निश्चित समय के बाद इनका मूल्यांकन भी किया जाता है। ऐसी ही एक योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसे दिसंबर 2014 से स्वदेशी गो जातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। ये योजना देश में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभदायक बनाने के लिए गो जातीय दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। इस योजना को 2026 तक अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रमों के तहत जारी रखा गया है। इसके अलावा पशुधन क्षेत्र की सतत और निरंतर वृद्धि के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया गया था। ये मिशन पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया था, जिसमें गुणवत्तापूर्ण चारे और चारे की उपलब्धता में सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के बेहतर प्रवाह और पशुधन किसानों पालकों के संगठन आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इनके अलावा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी चल रहा है। 2019 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम विश्व स्तर पर अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो वर्ष 2030 तक एमएफडी और ब्रूसेलोसिस के उन्मूलन को लक्षित करता है। तो अभी आपने सरकार की जो योजनाएं हैं पशुपालन के क्षेत्र के लिए, उस पर देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं और किस तरीके से आप उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा दूसरा विषय है सूकर पालन। अगर दोनों ही विषयों के संबंध में आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। डॉक्टर भद्रा, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आगे हम आपसे ज़रूर जानकारियां हासिल करेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका आपने नाम बताया। अभी तो हमने संक्षेप में बात की थी, उसके बाद विस्तार से भी करेंगे। लेकिन इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या रहा? ये योजनाएं शुरू क्यों की गई? इससे जो हमारे पशुपालक हैं उनको किस तरह से लाभ मिल सकता है? इन योजनाओं को शुरू करने का उद्देश्य ये था कि जैसे हमारे देशी पशु हैं, देशी गाय भैंसें हैं, देशी गाय और भैंसें तथा अन्य बोवाइन पशु हैं, उनके संरक्षण और विकास को कैसे बढ़ावा मिले तथा उनके नस्ल में कैसे सुधार किया जा सके और उनके प्रबंधन में कैसे सुधार किया जा सके, उनके चारा का प्रबंधन कैसे अच्छा किया जा सके तथा उनके रोग नियंत्रण को और अच्छी तरीके से कैसे हम प्रबंधन कर सके, नियंत्रण कर सके, ताकि हम हमारे पशुओं की क्वालिटी और उनका जर्म प्लाज्म यानी कि अच्छे नस्ल के पशु तैयार हों, जो कि
जो कि रोग प्रतिरोधी क्षमता रखते हों, साथ ही उनकी दूध देने की क्षमता और उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो और एक्सपोर्ट मार्केट बढ़े, इसीलिए इन योजनाओं की शुरुआत की गई। साथ ही उद्यमिता विकास का भी विकास हो, छोटे पशुओं को लेके देश में उद्यमिता रोजगार का विकास हो। इन सब उद्देश्यों के साथ इन योजनाओं को शुरुआत किया गया। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये सरकार का काफ़ी अच्छा जो है वो कदम रहा है, क्योंकि जो हमारे पशुपालक हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से वो एक क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़े, कैसे जो है वो आर्थिक मुनाफा जो है वो अपना बढ़ा सके। और इस तरीके की योजनाएं जब हमारे पशुपालकों या जो हमारे किसान हैं उनके समक्ष आती हैं तो जाहिर तौर पर जो है वो इन योजनाओं का पालन भी कर पाते हैं और इनसे जो है वो अच्छा खासा लाभ भी जो है वो ले पाते हैं। हमारे दूसरे जो गेस्ट है इस वक्त, हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार जी, उनके साथ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ हम अपना जो संपर्क है जल्द से जल्द साधें, जिससे कि जो है हम तुरंत उनके साथ संपर्क कर सकें और दूसरा जो हमारा विषय है आज का सूकर पालन, उसके बारे में भी आपको जानकारियां दे सके। डॉक्टर भद्रा, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, तो एक बार फिर से मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं ये योजना क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं जिनका लाभ हमारे पशुपालक ले सकते हैं। जी, मैं बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत 2014 से की गई और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि देशी जो गाय और भैंसें हैं तथा अन्य बोवाइन जानवर पशु हैं, उनका विकास और संरक्षण एवं संवर्धन किस तरीके से किया जाए और इसको जेनेटिक अपग्रेडेशन यानी कि आनुवंशिक उन्नता के साथ कैसे किया जाए, ताकि इनके दूध के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो। और इस योजना को इम्प्लीमेंट करने से हमारे देश में काफ़ी दूध की बढ़ोतरी हुई है, तथा जो पशु हैं उनके उत्पादन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और जीडीपी भी हमारे देश की इस वजह से बढ़ गई। इस योजना के जो विभिन्न कदम उठाए गए हैं, इसमें जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं योजना में, पहला है राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, जिसके तहत हम कृत्रिम गर्भाधान का विस्तार करते हैं इन देशी नस्लों में तथा अन्य बोवाइनों में, गाय और भैंसों के, ताकि उनके दूध की उत्पादन में अगली पीढ़ी में बढ़ोतरी हो। साथ ही ये एक मुफ्त कार्यक्रम है जो कि किसान के घर द्वार पर उपलब्ध कराई जाती है एआई टेक्नीशियनों द्वारा, जो कि प्रशिक्षित एआई टेक्नीशियंस होते हैं उनके द्वारा। दूसरी हमारी योजना है इसके अंतर्गत संतति परीक्षण एवं नस्ल चयन, जिसमें कि हम उच्च किस्म के बैलों को सेलेक्ट करते हैं जिनके की सीमन क्वांटिटी यानी कि उनका जो जर्म प्लाज्म होता है जो कि मादा में प्रविष्ट किया जाता है वो अच्छा हमें मिल सके और आगे जाके अच्छी नस्ल के पशु हमें प्राप्त हो सके। तीसरा जो इसमें कंपोनेंट है उसमें है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या जिसमें कि भ्रूण तैयार किया जाता है प्रयोगशाला में और अच्छे उच्च किस्म की ये भ्रूण होती हैं जिसको कि मादा में प्रविष्ट किया जाता है, ताकि हमें अगली पीढ़ी में यानी कि एक ही पीढ़ी में हमें तीव्रता से एक अच्छी नस्ल की बछड़ी या बछड़ा मिल सके, जो कि हमें नॉर्मली क्या होता है कि हमें 7 जनरेशन तक में एक अच्छी पीढ़ी मिलने में प्रोसेस लग जाता है, लेकिन इस तकनीक के द्वारा हमें एक ही पीढ़ी में अच्छी नस्ल का पशु मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और इसके बारे में हम आपसे आगे ज़रूर जानेंगे। हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए एक बार उनका स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम काफ़ी देर से आपकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे। हमारे दर्शक भी चाह रहे हैं कि सूकर पालन के संबंध में जो है वो जानकारी यहाँ पे प्राप्त करें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पर पहला सवाल यही पूछना चाहूँगी कि हमारे देश में सूकर पालन की जो स्थिति है वो कैसी है, किस तरीके से हमारे देश में और कहाँ कहाँ हमारे देश में सूकर पालन जो है वो आसानी से करते हैं हमारे पशुपालक? धन्यवाद मैडम। जो सूकर पालन है एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। हमारे देश में यह बहुत प्रगति से बढ़ रहा है। जो हमारी जो पहले जो लाइव स्टॉक सेंसस हुई थी उसमें अराउंड 9 मिलियन पिग्स थे। बीच में एक बीमारी आ गई, उसके बाद थोड़े कम हुए, लेकिन
अभी भी बहुत अच्छे से ये जो सुकर पालन है हमारे देश में बहुत प्रगति कर रहा है। खासकर जो हम देखते हैं कि जो सुकर पालन है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें किया जाता है, उसका बहुत अच्छा मार्केट है। लेकिन अभी देखने में ये भी आ रहा है कि जो दूसरी स्टेट्स हैं, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं, जो साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं, उनमें भी बहुत अच्छे से ये व्यवसाय किया जा रहा है। तो उसके कारण क्या है, इस व्यवसाय को एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस मिली है और ये उम्मीद है कि ये प्रोग्रेस आगे बढ़ती रहेगी। एक अनुमान के अनुसार, जो मेरा अनुमान है, देश में जो डिमांड और सप्लाई में जो गैप है अराउंड 60% के आसपास है। इसके मतलब ये है कि अगर हमारे देश में 60% का गैप है तो इस गैप को फिल करने के लिए इसके ऊपर प्रोडक्शन करने की और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी इसके अंदर स्कोप है। तो सुकर पालन को बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपसे आगे हम ज़रूर इसके संबंध में और भी जानकारियां हासिल करेंगे। पहले देखते हैं सुकर पालन पर आधारित एक खास रिपोर्ट। देश में काफी संख्या में लोग शूकर पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। शूकर पालने का फायदा ये है कि एक तो ये एक ही बार में 5 से 14 बच्चे देने की क्षमता रखता है। इनसे मांस भी ज्यादा मिलता है। दूसरा, शूकर में दूसरे पशुओं के मुकाबले साधारण आहार को मांस में बदलने की काफी ज्यादा क्षमता होती है, जिस कारण रोजगार की दृष्टि से शूकर पालन फायदेमंद साबित होता है। शूकर पालन कोई भी कर सकता है। शूकर को मांस के लिए पाला जाता है। इसके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इसके मांस की मांग भी बाजार में ज्यादा रहती है। शूकर पालन के लिए घर बनाते समय सर्दी, गर्मी, बरसात, नमी और सूखे से बचाव का ध्यान रखना जरूरी है। शूकरों के घर के साथ ही बाड़े भी बनाने चाहिए, जिससे शूकर बाड़े में घूम फिर सकें। बाड़े में कुछ छायादार पेड़ होने चाहिए, जिससे ज्यादा गर्मी के मौसम में शूकर पेड़ों की छाया में आराम कर सकें। शूकरों के घर की छत ढलवां होनी चाहिए और घर में रोशनी व पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इनके रहने की जगह पर साफ सफाई का खास ध्यान रखें। अगर सही तरीके से शूकर पालन किया जाए तो 6 से 8 महीनों में ही अच्छी आमदनी होनी शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर अगर संबंधित विशेषज्ञ का मार्गदर्शन लेकर शूकर पालन करें तो अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट। इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और बातचीत को बढ़ाएंगे आगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पशुपालन के क्षेत्र में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं ये आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। और इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं सुकर पालन के। दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए और ईमेल आईडी के जरिए भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। डॉक्टर चंद्रा भद्रा जी हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में मौजूद है और डॉक्टर सुनील कुमार जी हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जो है वो जुड़े हुए हैं। हमारे पास यहाँ पे पहला प्रश्न आया है व्हाट्सएप के जरिए, जो कि भेजा है भंवर सिंह राजपूत जी ने मध्य प्रदेश उज्जैन से। और डॉक्टर भद्रा, ये प्रश्न आपके लिए। वो कहते हैं, नमस्कार, मैं गौपालन में कौन से किस्म की
कौन से किस्म की गाय अच्छी होती है और लाभ देने वाली, इसकी जानकारी हमें मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इस विषय में ये कहना चाहूँगी, जो अच्छी गुणवत्ता वाली नस्ल वाली गाय होती हैं, जैसे कि गीर है, साहिवाल, रेड सिंधी, ये गाय बहुत ज़्यादा दूध देने वाली होती हैं, तो आप इनका चुनाव कर सकते हैं अपनी डेयरी फार्म को चलाने के लिए। आप इनको अपने डेयरी फार्म में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भंवर सिंह जी, आपको आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पर आपको मिल गया है। अब इसके साथ डॉक्टर भद्रा, एक प्रश्न मेरा है आपसे यहाँ पर ये भी है कि जैसे हम देखते हैं कि आधुनिक तकनीकें जो है उनका भी काफ़ी इस्तेमाल जो है वो अब किया जाता है हर क्षेत्र की अगर बात करें, तो क्या पशुपालन के क्षेत्र की अगर हम यह बात करें कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं इनके में भी क्या ये आधुनिक तकनीकों का, ये जो मॉडर्न टेक्निक्स है, इनका क्या इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निकों का राष्ट्रीय गोकुल मिशन में, जैसे मैं आपको बताऊं, किया जा रहा है। IVF टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए भ्रूण को बनाया जाता है और जो कि प्रयोगशाला में बनाया जाता है और इसको मादा पशुओं में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि हमें एक उन्नत नस्ल का बच्चा मिले जो कि ज़्यादा दूध देने वाला बनेगा और या फिर जो बछड़ा बनेगा उसमें ज़्यादा सीमेन क्वालिटी उसकी अच्छी होएगी। दूसरा जो टेक्निक है हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेक्स सॉर्टेड सीमेन, जिसके थ्रू हमें 90% यानी कि 90% की सटीकता के साथ मादा बछड़ी ही उत्पन्न होंगी और इससे हमें दूध की उत्पादन में तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही जो नर पशु छोड़ दिए जाते हैं, आवारा जिनको कहा जाता है, उनको भी कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी। तीसरी टेक्निक है जैसे कि जीनोमिक चिप का, हमारे इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर जीनोमिक चिप का किया गया है। जीनोमिक चिप डेवलप की गई है जो कि तीव्रता से जीन एडिटिंग के को इस्तेमाल करते हुए एनिमल्स को, जो देशी एनिमल्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, जो अच्छी नस्ल के एनिमल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका ही मतलब एक रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि आगे उन्हें ही प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ हमारे पहले कॉलर जो है नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो नंदस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी, सवाल पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो शुगर पालन हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में शहर से कितनी दूर, आबादी से कितनी दूर होनी चाहिए, वहाँ पर जहाँ पर मैदानी इलाका हो, कहीं पर जल भराव होता है, कहीं पर जो है नाना प्रकार की समस्याएं होती है, तो इनके लिए स्थान कैसा होना चाहिए? और दूसरी चीज, साल में हमको कितनी बार इनका टीकाकरण कराना चाहिए इनका, और जो हमारा पोषक तत्व है, इनको जो पोषण देते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए? ठीक है, डॉक्टर सुनील कुमार जी क्या बताएंगे? 3 प्रश्न है इनके। शहर से कितनी दूरी पर होना चाहिए, किस तरीके का आवास होना चाहिए और कैसा आहार होना चाहिए? जो पहला क्वेश्चन है इनका कि शहर से कितनी दूरी पर होना चाहिए, इसका सबसे सिंपल सी बात में हम कहेंगे, जो फार्म है आपका, एक जो जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे रह रहे हैं, एक ऑप्टिमम दूरी पर होना चाहिए ताकि वहाँ पे जो शुक्रशाला है, शुक्र फार्म है, उसमें कोई आने जाने से या कोई ज्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट शुक्र को मिलना चाहिए। वहाँ का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका प्रॉपर हो सके ताकि आसपास के लोगों को रहने में भी कोई ज्यादा परेशानी ना हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, दूसरी बात, वहाँ पे जो आपकी आसपास की मार्केट है, आपके पास जो कच्चा सामान चाहिए उसकी कितनी अप्रोचेबिलिटी आपके फार्म पे, वहाँ पे आपके पास एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, इस सब चीजों को देखते हुए आपको वो शुक्रशाला बनानी पड़ती है एक वैज्ञानिक तरीके से। दूसरी बात आपने कही कि जो उनका जो आहार है वो एक बैलेंस आहार होना चाहिए, उसमें मकई, राइस, पॉलिश, मिनरल मिक्सचर, ग्राउंडनट केक्स, ये सब एक बैलेंस में बनाई जाती हैं। जी बिल्कुल, और दिन में 2 बार दिया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपका एक बार बताएं, क्या पूछा था इन्होंने? जी, आवास के संबंध में पूछा था, आहार के संबंध में पूछा था, और ये पूछा था कि फार्म आबादी से कितनी दूर जो है वो होना चाहिए। जी हाँ, मैं 2 क्वेश्चन का दे दिया हूँ सर इनका। तीसरा क्वेश्चन क्या था इनका? आवास किस तरीके का होना चाहिए? हाँ, आवास जैसे जो हमेशा हम आवास जो बनाते हैं गर्मी के हिसाब से बनाते हैं, उस आवास को भी सर्दी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। उसकी जो डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए
हमेशा पक्का घर बनाना चाहिए। उसकी जो छत है फुल मॉनिटर बनानी चाहिए, जहां पर सर्दियां वर्षा ज्यादा होती है ताकि पानी से वो बह ना जाए। हमेशा फ्लोर पक्का होना चाहिए, क्योंकि उनकी आदत होती है सुकरों की, वो फ्लोर को खुरे देती है। तो और हवादार होना चाहिए, और उसको सर्दियों के टाइम में उसमें लैंप का प्रोविजन, गर्मी का प्रोविजन रखना होता है। आप पर्दे लगा सकते हैं जैसे, ताकि वो जो ठंड है अंदर ना आए। साफ सफाई के लिए ड्रेन अच्छे होने चाहिए और पक्के होने चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई बीमारी से कोई नुकसान ना हो। और उसके अलावा हम देखते हैं कि किस कैटेगरी के जानवर, जैसे ग्रोवर है, फिनिशर है और अडल्ट है, उनके अकॉर्डिंग स्पेस दिया जाता है और उस स्पेस के अकॉर्डिंग उनके पेन बनाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से अगर हम पेन बनाएंगे, तो एक शुक्रशाला बनाएंगे, तो उसमें अच्छे से शुक्र पालन होगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपको हम एक बार फिर से बता दें, अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत सरकार की जो पशुपालन की योजनाएं हैं उनको कैसे आप उनका लाभ ले सकते हैं, और साथ ही हम बात करें सूकर पालन की। हमारे अगले कॉलर हरियाणा से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी मलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हाँ जी, हमें आपकी आवाज नहीं मिल रही है, थोड़ा तेज बोलें। भैंस का जी सवाल पूछिए। एक भैंस का एलर्जी हो रही है, एलर्जी। भैंस है? हाँ भैंस का जी। भैंस के एलर्जी हो रही है? हाँ एलर्जी हो रही है, दवाई ठीक नहीं हो रही जी, उसके बारे में पूछ रहे हैं जी। ठीक है, जैसे कुछ उसके अंदर कुछ कीड़े से आपको दिखाई दे रहे हैं भैंस में? ठीक है, डॉक्टर भद्रा क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? कीड़े मतलब बाहरी कीड़े हैं, मैं जानना चाहूंगी। जी हाँ, जैसे थोड़ा जूं सा जैसा होता है वैसा कुछ कीड़े जो है वो जैसा बाहरी कीड़ा है। तो इसके लिए तो आप फ्लायर एक्टोपैरासाइट्स आते हैं, जो कि आप अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाएं और वो जो प्रेस्क्राइब आपको लिख के देंगे कि किस तरीके का आप चीचड़ों को मतलब हटाने के लिए आप कौन सा स्प्रे इस्तेमाल करें, वो आपको लिख के देंगे। जी, डेल्टामेथ्रिन या इस तरीके का कुछ आता है स्प्रे, कमर्शियली अवेलेबल है, वो आपको आपके निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी आपको बताएंगे। अच्छा, इसी के साथ अब हम यहाँ पर डॉक्टर भद्रा आपके साथ ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बात कर ली राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, इसके अंतर्गत क्या कुछ आता है, और साथ ही हमने ये भी जाना कि ये जो हमारी भारत सरकार की योजनाएं हैं इनको शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें टीकाकरण की, तो टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, और क्या ये भी भारत सरकार की किसी योजनाओं के अंतर्गत आता है, और जो हमारे पशुपालक है वो इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? जी हाँ, टीकाकरण भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी एक फैक्ट है, जो कि किसान भाइयों को ज़रूर इसका ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर इनको टीकाकरण करवाना चाहिए, जैसे कि भारत सरकार द्वारा खुरपका, मुहपका एवं ब्रुसलोसिस रोग नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है दुधारू पशुओं के लिए, साथ ही अन्य पशुओं के लिए भी। यह जो रोग हैं यह दूध के उत्पादन को काफ़ी कम कर देते हैं, इसीलिए आप लोग किसानों को अपने पशुओं के लिए समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। साथ ही और भी बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लैक वाटर या फिर हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, इनका भी समय समय पर टीकाकरण होता है स्टेट लेवल या भारत सरकार द्वारा। तो इनके लिए भी टीकाकरण उपलब्ध है, और किसानों को समय समय पर इनकी जानकारी अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से लेते रहना चाहिए, साथ ही योजनाओं को देखते रहना चाहिए। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि भारत सरकार द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का भी यूनिट्स इकाइयों का भी स्थापित किया जा रहा है, जिसमें कि रोग निदान और प्राथमिक सेवाएं, टीकाकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसान इस सर्विस को ले सकते हैं एक पोर्टल के थ्रू, जो पोर्टल का नाम है राष्ट्रीय डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन भी जिसे कहते हैं। इसको आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से जाके अपने फ़ोन में, और इसमें अपनी यूनिक आईडी, जो एनिमल की, आपके पशु की 12 नंबर की जो यूनिक आईडी है उसको आप एंटर करेंगे, तो इसमें आपके पशुओं की सारी डिटेल मौजूद
मौजूद ठीक है। मिलेगा आपको। जैसे कि आप उसकी हिस्ट्री क्या थी, आपने कब इसको आपने अपने पशु का कब इलाज करवाया, जी, इसका जी। टीकाकरण करवाया, साथ ही कब आपने इसको कृत्रिम गर्भाधान करवाया, इस तरह की सभी जानकारियां इसमें होती हैं। साथ ही सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उसमें कौन सी सुविधाएं ठीक है। उपलब्ध हैं, आप कैसे उनका ठीक है, तो ये तमाम जानकारियां जो है वो उसमें मिल जाएंगी। जानकारियों का बिल्कुल। हमारे फायदा अगले उठा कॉलर वीर सिंह जी इस वक्त डिब्रूगढ़ से हमारे साथ असम से फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, हमारे अगले कॉलर गौतम जी जो है वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर झारखंड धनबाद से। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हाँ मैम। जी गौतम जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, पूछना था मैम कि झारखंड धनबाद में मुझे डेयरी का खोलना है। ठीक है, गाय के लिए कौन सी नस्ल बढ़िया रहेगी जो ज्यादा दूध देगी? ठीक है जी, डॉक्टर भद्रा क्या बताएंगे? ज़्यादा दूध देने वाली नस्लों में सबसे पहले गीर हैं। गीर बहुत अच्छे नस्ल है दूध देने के मामले में। गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, ये तीनों ही नस्लें बहुत अच्छी दूध देने की क्षमता वाली होती हैं। तो आप इन नस्लों को खरीद सकते हैं अपनी डेयरी फार्म को शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। और जो हमारे वीर सिंह जी जिन्होंने हमें डिब्रूगढ़ से फ़ोन किया था, अब उन्होंने ईमेल के जरिए हमें प्रश्न भेजा है, उसको हम ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए हम यहाँ पर ईमेल शामिल करते हैं। वीर सिंह जी ने हमें डिब्रूगढ़ से मेल किया है और डॉक्टर सुनील, ये मेल आपके लिए है। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर सूकर पालन हम करना चाहें तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरीके की सब्सिडी जो है वो मुहैया करवाई जाती है? जी मैडम, इसमें मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शक को कि भारतीय सरकार के अंतर्गत जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है उसके अंदर उनको सुविधा दी जाती है जी। एक किसान बंधु हैं, वहां पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं और उनको मदद मिल सकती है इसके लिए। जी, मैं चाहूंगी आप अपना समाधान जो आप दे रहे हैं उसको एक बार फिर से दोहरा दें, बीच में आपकी आवाज जो है वो कट गई थी। जी, भारतीय सरकार के अंतर्गत नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में मैडम किसानों को सुविधाएं दी जाती हैं पिगरी फार्मिंग के लिए। उसमें एक पोर्टल है उद्यमी मित्रा पोर्टल। उद्यमी मित्रा पोर्टल पे जाकर किसान बंधु रजिस्टर कर सकते हैं और अपना एक डीपीआर प्रोजेक्ट डिटेल बनाकर उसमें अपलोड कर सकते हैं और उनको भारत सरकार से मदद मिल सकती है। ठीक है, उद्यमी मित्र पोर्टल में। ठीक है, और अगर कोई पहली बार अगर सुकर पालन शुरू कर रहा हो तो उसको कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है? कई युवा ऐसे भी हैं आज के समय में जो खुद अपना स्टार्टअप जो है वो शुरू करना चाहते हैं, तो क्या सुकर पालन उसमें उनके लिए मददगार साबित हो सकता है? हमारे युवा क्या इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात पूछी है मैडम। सबसे पहले जो भी इसके अंदर अपना फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं उनको एक प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रशिक्षण लेने के लिए जो उनके स्टेट के अंदर वेटरनरी कॉलेजेस हैं, नेशनल सेंटर ओलंपिक है, जैसे पूरे भारत सरकार के अंतर्गत आईसीआर के अंतर्गत है, एक प्रशिक्षण लेने से अच्छा रहता है। उसके बाद फिर उनको अपना जो सुकर पालन शुरू करना चाहिए। सुकर पालन करने के साथ साथ उनको ध्यान रखना है कि सबसे पहले नस्ल कौन सी रखनी है, उनके आसपास के एरिया में जो भौगोलिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग उनको नस्ल का चुनाव करना है। फिर उसके लिए वैज्ञानिक पद्धति से घर बनाना है, वैज्ञानिक पद्धति से बैलेंस फीड देना है उनको। उनके साथ साथ उसका टीकाकरण समय समय पर टीकाकरण करना है और साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ, कृत्रिम प्रजनन को सुकरों में अपनाना है। कृत्रिम प्रजनन सुकरों में एक उभरती हुई तकनीक है। इसके कारण सुकरों के फार्म में किसानों को बहुत लाभ हो सकता है और ये जो सुकर पालन है उनके लिए एक इनकम, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस का काम बहुत अच्छे से करता है। इसमें उनको बहुत ज्यादा आमदन हो सकती है सुकरों के पालन में। तो मेरा सबसे आग्रह है जो किसान बंधु है कि सबसे पहले प्रशिक्षण जरूर लीजिए सुकर पालन से।
जी बिल्कुल। जी, इसी में एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी है कि जो हमारे किसान जो सूकर पालन करते हैं, जो हमारे पशुपालक सूकर पालन करते हैं, तो कौन कौन से उसके अंदर टीकाकरण जो है वो उन्हें करवाने चाहिए, और जब पशु का जन्म होता है तब से लेकर जब वो अपनी बड़ी अवस्था में आता है, क्या हर कुछ समय के बाद टीकाकरण करवाना चाहिए उसमें, और कौन कौन से टीकों का महत्व है? मुख्यतः सुकरों में 2 तरह के टीकाकरण किए जाते हैं। जैसे एक तो है CSF का, क्लासिकल स्वाइन फीवर का, और एक है FMD का, फुट एंड माउथ डिजीज का। वीनिंग करने के बाद, वीनिंग का मतलब है जब सुकर के बच्चों को मादा से अलग कर दिया जाता है, उसके बाद पहले CSF का फर्स्ट वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आप दूसरा फर्स्ट FMD दे सकते हैं। फिर उसके 20 दिन के बाद आप CSF का दूसरा, फिर उसके 10 से 15 इंटरवल के बाद आप FMD का दे सकते हैं। एक चीज, फिर उसके हर 6 महीने के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा वैक्सीन है, सेल कल्चर वैक्सीन है, लेपराइस वैक्सीन है। ये जब पशु चिकित्सक के परामर्श से या उनके अंतर्गत ही आप ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ये मुख्यतः 2 वैक्सीन किए जाते हैं, कहीं कहीं पे HS का वैक्सीन भी किया जाता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि पहले 2 वैक्सीन तो करने ही है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारी अगली कॉलर सुधा जी जो है वो लखनऊ से मौजूद है इस वक्त फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं हम। हेलो 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 सुधा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, लखनऊ से आपने हमें फोन किया है, क्या जानना चाहिए? बकरी पालन के बारे में जानना है कि कौन सी नस्ल अच्छी होती है पालने के लिए, और क्या सरकार की तरफ से इसमें कोई सब्सिडी वगैरह है क्या? ठीक है जी, डॉक्टर भद्रा क्या बताएंगे? बकरी की नस्ल में आप ले सकते हैं बर्बरी, बीटल। ये बकरियां काफ़ी अच्छी नस्लें होती हैं जो कि दूध भी देती हैं, और सरकार की तरफ से योजना है, सब्सिडी की योजना है, जो कि आप पोर्टल के थ्रू देख सकते हैं। पोर्टल का नाम है www.nlm.udyamimitra.in। इसमें सरकार की तरफ से इस सब्सिडी की योजनाएं उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही डॉक्टर भद्रा, यहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए आपके लिए प्रश्न आया है। दिलखुश कुमार जी ने बिहार खगड़िया से हमें लिखा है। वो कहते हैं कि मेरे पास 5 गाय हैं माफ़ कीजिए, मेरे पास 5 गाय हैं, कैसे सरकार की योजना का जो है वो इसमें लाभ ले सकते हैं? फिलहाल मैं ये बताना चाहूँगी, 5 गायों के लिए भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं उपलब्ध नहीं है इस समय। जी और क्या सूकर पालन के लिए भी भारत सरकार के द्वारा कोई योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं? क्योंकि हमारा आज का दूसरा जो विषय है वो सूकर पालन ही है। तो अगर भारत सरकार की योजनाओं की अगर हम बात करें तो क्या सूकर पालन के लिए भी कोई ऐसी योजनाएं हैं? डॉक्टर भद्रा क्या बताएंगे? जी हाँ, सूकर पालन के लिए भी भारत सरकार द्वारा उद्यमिता विकास के लिए सूकर पालन की योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि सब्सिडी का प्रावधान है, 50% सब्सिडी का प्रावधान है इसमें, और साथ ही नस्ल सुधार कार्यक्रम भी सूकर पालन के क्षेत्र में किया जा रहा है इस कार्यक्रम के अंदर। जी डॉक्टर सुनील जी बताएं, आप अपनी बात पूरी करें। इसमें भी अप्लाई करने के लिए पोर्टल वही सेम ही है, nlm.udyamimitra.in। ठीक है डॉक्टर सुनील, अब आपसे हम आप पे ये जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं सूकर पालन के बारे में, और आपने यहाँ पर जब हमने नस्लों की बात की तो क्या हर क्षेत्र के हिसाब से, क्या हर स्टेट के हिसाब से, क्या अलग अलग नस्लें जो है वो चिन्हित की गई हैं सूकरों की? हम अगर देखें मैडम, हमारे देश में 3 तरह की मुख्यतः नस्लें हैं, देसी हैं, विदेशी हैं और संकर की हैं। तो जो देसी नस्लें हैं, देश में 13 ब्रीड हैं जो रजिस्टर्ड की गई हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी नस्लें भी हैं जो आज हिंदुस्तान में अच्छे से अडेप्ट हो गई हैं। उनके क्रॉस से, देसी और विदेशी क्रॉस से कुछ वैरायटीज बनाई गई हैं। वो वैरायटीज उन अगर जो कंसर्न स्टेट के अगर तो हम आमतौर पर देखते हैं, जैसे यूपी में गुर्रा है, असम में डोम है, वनाचल ब्लैक है, और नागालैंड में नागपुर। हेलो जी हमें आपकी आवाज आ रही है। केरला में अंकामली है, गोवा में कोंडा गोवा है जी। तो ये जो ब्रीड हैं, ये जो नस्ल्स हैं, ये देसी नस्लें हैं, ये वहां के क्षेत्र में है। इसके अलावा जैसे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, हैम्पशायर, ड्यूरो, ये विदेशी नस्लें हैं, ये भी अच्छे से अडेप्ट हो गई हैं। तो जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिस स्टेट की, वहां पे जो देसी और संकर नस्लों की जब वैज्ञानिक पद्धति से जो वैरायटी डेवलप की गई है ICAR-NRC और पिक के द्वारा, जो AICRP सेंटर्स हैं, वहां से अगर वो लोकल वैरायटी, वो जो वैरायटी डेवलप की आप लेके
जो फार्मर हैं उनको शुक्र पालन कर सकते हैं। इसके अलावा जो विदेशी नस्लें हैं वो वहाँ पे भी उपलब्ध हो सकती हैं, तो उनका भी पालन किया जा सकता है अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर सुनील, आपके लिए भी हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए एक प्रश्न आया है और इन्होंने अब तक अपना नाम और अपना शहर नहीं लिखा है, पर इनका सवाल ये है कि सूकर पालन के लिए संतुलित आहार क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर हम बात करें खान पान की तो। तो सूकरों में जो आहार दिया जाता है, सबसे पहले जैसे स्टार्टर है, क्रीप फीड है, ग्रोवर के लिए अलग है, फिनिशर के लिए अलग है, अडल्ट के लिए जो सुकर माता सुकर है उसके साथ जो बच्चे हैं उनके साथ अलग है, जो ब्रीडिंग बोर है उसके लिए अलग है। इनमें जो मेनली डिफरेंस होता है क्रूड प्रोटीन का होता है, ठीक। 16 से 18% तक क्रूड प्रोटीन देते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे सबसे पहले मेज है, मक्का एनर्जी के लिए है, सोयाबीन का केक है, खनिज लवण है, मिनरल मिक्सचर है और थोड़ा साल्ट। इसको एक वैज्ञानिक पद्धति से, जैसे एक 100 किलोग्राम राशन बनाएंगे उसमें अराउंड 60 किलो हम मक्का डाल देंगे, अराउंड 15 से 20 किलो हम प्रोटीन डाल देंगे, सोयाबीन की खली, मिनरल मिक्सचर डाल देंगे, पॉलिश डाल देंगे। तो बनाने के बाद इसको फिर हम जैसे मान लीजिए कि एक गिल्ट है, उसको 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को, जो मादा के साथ बच्चे हैं उसको ज्यादा देंगे, अराउंड 3 से 3.5 किलो देंगे। और जो ब्रीडिंग बोर है उसके प्रोडक्शन के हिसाब से अराउंड 3 kg, सुबह 1.5 kg, शाम को 1.5 kg। जो फिनिशर्स हैं और जो ग्रोवर हैं उनमें थोड़ा थोड़ा हम प्रोटीन का डिफरेंस रखेंगे, ताकि उनको हमें उस फीड की कॉस्ट भी देखनी होती है। तो एक ये बैलेंस वे में जब हम उनको दाना खिलाएंगे तब हमें थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा खर्चा दाने का ही है पिग फार्मिंग में, तो खाने को संतुलित बनाना है और सही टाइम से उनको 2 बार दिन में कम से कम 2 बार देना है, तो उससे उनको लाभ होगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपको हम एक बार फिर से बताते हैं, आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की, और इसके साथ ही बात हो रही है सूकर पालन की। अगर दोनों ही विषयों के संबंध में आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060 और 61। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तीनों विकल्प हमने आपको बताए हैं, तीनों में से आप कोई भी एक चुन सकते हैं और आसानी से अपने प्रश्न जो है वो हमारे विशेषज्ञों से सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। डॉक्टर भद्रा, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमने बात कर ली काफ़ी अभी तक हमने योजनाओं की, और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, खासकर अगर हम बात करें पशुपालन की, तो और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है वो हमारे पशुपालक ले सकते हैं? जैसे कि मैत्रियों का हम लोग समावेश कर रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। उसमें मैत्रियों को इक्विप किया जाता है, यानी कि प्रशिक्षित किया जाता है। 3 महीने के उनकी प्रोग्राम होती है उनका प्रशिक्षण देने का। उसमें 1 महीने का क्लासरूम और 2 महीने का प्रैक्टिकल क्लासेस होती है। और जो प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ताकि वो अपना स्वरोजगार कर सके, खुद कृत्रिम गर्भाधान का विस्तार कर सके ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में। साथ ही वो प्राथमिक सेवाएं भी देते हैं अपने प्रशिक्षण के बाद। और इसमें सरकार द्वारा उन्हें मुफ्त में AI किट्स और क्रायो कैन्स दिए जाते हैं, ताकि वो अपने वर्क को स्टार्ट कर सकें। दूसरी योजना है, बताना चाहूँगी जो नई योजनाओं में है, कृत्रिम गर्भाधान आपको मैंने बताया ही, जो कि किसान अपने घर द्वार पर मोबाइल ऐप के थ्रू AI टेक्नीशियनों को बुला सकते हैं। उनके पशु जब हीट में आए उस टाइम पे वो कॉल करके बुला सकते हैं और अच्छी नस्ल के सीमन डोजेस से, अच्छी गुणवत्ता वाले सीमन डोजेस से अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं। साथ ही मोबाइल ऐप है जो कि और भी फैसिलिटीज़ देता है, जिसमें कि आपको अगर कोई इमरजेंसी है एनिमल पशुओं में, तो उनकी बीमारी उसको टैकल करने के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट्स इकाइयाँ जो हैं पहुंच जाती हैं, और ये कई राज्यों में ये सुविधा मौजूद है। जी
बिल्कुल। यहाँ पे हमें जगदीप जी का झारखंड से जो है वो ईमेल आया है और डॉक्टर सुनील, ये मेल आपके लिए है। वो कह रहे हैं कि झारखंड में क्या वो सूकर पालन कर सकते हैं, अगर हाँ तो किस तरह से और कौन सी अच्छी नस्ल का चयन कर सकते हैं? झारखंड में बहुत अच्छे से सूकर पालन हो भी रहा है और एक हमारे सेंटर के द्वारा AICRP एक वैरायटी डेवलप की गई झारसुक के नाम से। तो आप वहाँ पे कंसर्न जो वेटरनरी कॉलेज है वहाँ पे जाके इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, वहाँ से बच्चे भी ले सकते हैं आवेदन करके आप। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप अगर जी। और एक विनय जी ने सुनील जी आपके लिए प्रश्न भेजा है छत्तीसगढ़ से। वो ये पूछते हैं कि सूकर पालन के लिए सरकार ने कोई ऑनलाइन पोर्टल भी क्या शुरू किया है जिस पर सूकर पालन की योजना का पता लग सके? जी, जैसे पहले भी एक हमारे दर्शक ने पूछा था, उद्यमी मित्रा जो पोर्टल है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर, आप सबसे पहले उनको मैं बताना चाहूंगा कि गूगल में जाके जो डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री हमारा DHT उसके पोर्टल पे जाके उसके बाद नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में उद्यमी मित्रा पोर्टल एक लिंक मिलेगा, उसमें जाके अपने जो कृषक हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। एक DPR बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वो अपलोड करना है और आपको कितने फार्मिंग जैसे 10+1 साव यूनिट के लिए 50+1 साव यूनिट के लिए अलग अलग तरह से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको उसमें मदद मिलेगी अनुदान के लिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा किस तरीके से पशुपालन के क्षेत्र में आप जो योजनाएं भारत सरकार ने चलाई है उनका आप लाभ ले सकते हैं। और उसके साथ ही बात हो रही है सूकर पालन की। हमारे तीनों विकल्प आपको पता है, हमारा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID, तीनों में से कोई भी एक विकल्प को चुने। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तुरंत हमसे जो है वो आप संपर्क साध सकते हैं, विशेषज्ञों से सीधे अपने प्रश्न जो है वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर भद्रा आपसे मैं पूछना चाहूँगी, एक प्रश्न भी आपके लिए यहाँ पर आया है मंडला मध्य प्रदेश से और ये हमें लिखा है जल सिंह परते जी ने। और ये कहते हैं कि मैं पशुपालन करना चाहता हूँ, इसके लिए प्रशिक्षण जो है वो कहाँ से लूँ? इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने ज़िले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय जाएं या DHO जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, जिले के, उनके कार्यालय जाएं। वहाँ समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाते हैं, तो आप उनसे संपर्क करें, वो आपको बताएंगे कब प्रशिक्षण जी बिल्कुल होगा। ठीक है। अभी यहाँ पर हमने काफ़ी देर से बात कर रहे थे हम IVF के बारे में भी और सेक्स ओरिएंटेड सीमन के बारे में भी। तो जो हमारे दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर भद्रा ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या इनमें भी किसी तरीके की सब्सिडी, कोई किसी तरीके की सब्सिडी का प्रावधान है क्या भारत सरकार की ओर से? जी हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि नस्ल सुधार के लिए तीव्रता से अगर नस्ल सुधार करवाना है पशुओं को, तो उसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन के ज़रिए आप पशुओं में मादा पशु के जन्म के लिए आप सेक्स सॉर्टेड सीमन का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसमें कि आपके पशु में कितने गर्भाधान किया जाएगा और जो कि 50% की उसमें आपको अनुदान की भी सुविधा है। और साथ ही
इसी तरीके से त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत IVF तकनीक के जरिए आप ले सकते हैं सुविधा को। आपका जो पशु होगा उसमें भ्रूण को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें सरकार इच्छित किसानों को 5,000 रुपये तक की अनुदान 5,000 रुपये तक का इंसेंटिव देती है, क्या अनुदान देती है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर सुनील, अब आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी क्योंकि हम सूकर पालन के बारे में काफ़ी जो है वो बातचीत कर रहे हैं। सूकर का पालन का प्रयोग करके जो हमारे किसान हैं वो किस तरह से लाभ कमा सकते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? सूकर का पालन मुख्यतः किन उद्देश्यों के लिए जो है वो किया जाता है और कैसे उससे जो है वो लाभ ले सकते हैं? सूकर पालन से हम मुख्यतः 2 तरह से हम लाभ कमा सकते हैं। जैसे एक तो जब हमारे पास मान लीजिए कि सूकर फार्म है, वो सूकर फार्म में जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे बड़े होंगे तो डायरेक्ट बच्चे या बड़े सूकर हैं उनको सेल करके आमदनी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि फार्म से जो सरप्लस बच्चे हैं उसका मीट या स्लॉटर हाउस लगा के वैज्ञानिक पद्धति से उसका मीट सेल करेंगे तो उससे भी हम आमदनी ले सकते हैं। उसके अलावा जो फ्रेश मीट के साथ साथ अगर उसका हम वैल्यू एडिशन करेंगे, उसके प्रोडक्ट बनाएंगे, वो उससे भी मार्केट में बहुत सारे आयाम हैं, उससे भी हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये जो सूकर फार्म है इसमें बहुत सारे फीड मिल का अपॉर्चुनिटीज है। कोई आदमी जैसे फीड मिल लगाना चाहता है, कोई फार्मर, कोई सूकर कृषक, तो फीड मिल से वो क्या करेगा, फीड को सेल कर सकता है सूकरों के लिए, तो उससे भी उसको बिजनेस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। सूकर फार्म में लगने वाली जो वस्तुएं हैं जैसे हाउसिंग के लिए कुछ सामान है, ईयर टैग के लिए ईयर में मार्किंग करने के लिए सामान है, कुछ जो छोटे छोटे और बड़े बड़े जो वस्तुएं यूज हो जाती हैं सूकर फार्म में, उनका बिजनेस सेटअप किया जा सकता है। तो मुख्यतः 4-5 तरीके से हम सूकर पालन से लाभ कर सकते हैं। इसके अलावा वीर्य है उसको प्रोसेस करके AI के लिए उसकी भी बिक्री की जा सकती है अच्छे से वैज्ञानिक पद्धति से, तो उसमें भी एक तरह से जॉब का और बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो इन 5-6 तरीकों से बिजनेस में लाभ उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे चलते चलते एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर और पूछना चाहूँगी कि सूकर में अगर किसी तरीके की कोई बीमारी हो जाए, मुख्यतः कौन कौन सी बीमारियाँ जो है वो सूकर में हो सकती हैं, और अगर कोई एक सूकर अगर बीमार पड़ जाए तो हम बाकी जो सूकर हैं उनको किस तरीके से उनका रखरखाव करें, कैसे उनका बचाव जो है वो कर सकते हैं कि वो बीमारी जो है वो आगे दूसरे सूकरों में ना फैले? मुख्यतः 2 तरह की बीमारियां होती हैं, एक तो जीवाणुओं की और विषाणुओं की। विषाणुओं में जो मुख्यतः बीमारी है वो है क्लासिकल स्वाइन फीवर की है, FMD है, और एक जो आजकल चली थी कुछ साल पहले अफ्रीकन स्वाइन फीवर की। ये बहुत ही भयानक बीमारियां हैं, ठीक। और बैक्टीरिया में जैसे एक बीमारी है स्ट्रेप्टोकोकस की है और ब्रुसेल्ला की है, तो ये बीमारियां होती हैं। और इसके अलावा एक जो पैरासाइट के मेंज की है जो डर्मेटाइटिस होती है, ये मुख्यतः कुछ बीमारियां हैं। कुछ फार्मों में सूकरों में सिरको वायरस या पारो वायरस की बीमारी भी होती है। एक बीमारी है पोर्साइन रेस्पिरेटरी इन्फेक्टिव सिंड्रोम वायरस। तो ये कुछ मुख्यतः बीमारी है, लेकिन इन सब बीमारियों को हम बायोसिक्योरिटी से अच्छे से टीकाकरण से हम सूकरों को बचा सकते हैं और बचा भी देते हैं। तो इसके अलावा जैसे ही कोई सूकर मान लीजिए बीमार हो जाता है, उस सूकर को दूसरे सूकरों से अलग कर देना है। उसको उसके पास जो फार्मर जो लेबर है या जो भी उसके पास संपर्क में आदमी रहता है जो उसको खाना देता है, वो दूसरे सूकरों के पास नहीं जाएगा जो स्वस्थ सूकर है। ठीक है। उसके लिए अलग से बायोसिक्योरिटी मेंटेन करनी है। बायोसिक्योरिटी मेंटेन करेंगे तो वो बीमारी की रोकथाम हम अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। चलते चलते एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, संपर्क जो है वो हमारे साथ टूट गया है। और इसके साथ ही डॉक्टर सुनील, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारी जो है वो आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई सूकर पालन से संबंधित, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर भद्रा, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी। चलते चलते आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे पशुपालक अगर जो हमारी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं पशुपालन की, अगर उनका लाभ लेना चाहें तो किस तरीके से ले सकते हैं? क्या कहीं अप्लाई करना पड़ता है? किस तरीके के दस्तावेज जो है वो देने पड़ते हैं? कहाँ जाकर जो है वो इन योजनाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर इनका लाभ लेना? मैं बताना चाहूँगी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो योजना है उसका लाभ उठाने के लिए आपको अपने ज़िले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा। साथ ही योजनाओं के बारे में NDLM जो पोर्टल मैंने आपको बताया, डिजिटल मिशन पोर्टल है, उसमें आप अपने जानवरों की यूनिक ID के साथ एनरोल हों। उसमें सारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी।
और क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में भी आपको उसमें से जानकारी मिलेगी। और आपने ग्रामीण इलाकों में जैसे AI टेक्नीशियंस हैं, मैत्री, जो उनके थ्रू भी परामर्श ले सकते हैं। साथ ही आपके निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी, उनसे परामर्श ले सकते हैं। और जानकारी आपको NDLM के पोर्टल के थ्रू ही, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के थ्रू मिलेगी। साथ ही हमारी वेबसाइट भी है dhd.nic.in, उसमें भी हमारे विभाग की सारी योजनाओं के बारे में मेंशन किया गया है। साथ ही NLM अगर स्कीम के बारे में बोलूँ, राष्ट्रीय पशुधन मिशन स्कीम के बारे में बोलूँ, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको पोर्टल का नाम पहले भी बताया जा चुका है, nlm.udyamimitra.in। साथ ही एक AHIDF udyamimitra.in भी है, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी प्रोसेसिंग या मीट प्रोसेसिंग यूनिट अगर आपको इंस्टॉल करना है आपके डेयरी फार्म, डेयरी उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही लाइफ स्टॉक जो मिशन है, यानी कि पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना की में अप्लाई करने के लिए भी समय समय पर कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी NDLM पोर्टल पर उपलब्ध है। ठीक, बिल्कुल। और इसके साथ ही डॉक्टर भद्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास स्टूडियो में आए, आपने इतना समय दिया और बहुत अच्छी जानकारियां आपने भारत सरकार द्वारा ये जो पशुपालन के क्षेत्र के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब अपने लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में अगली बार हम किन विषयों पर जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं। तो हमारे अगले बार के विषय होंगे केले की खेती का प्रबंधन, और इसके साथ ही बात होगी मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। अगर दोनों विषयों के संबंध में पहले से ही अपने आप कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। हमारा दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113006 सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ पे आप अपने सवाल लिखवा सकते हैं। अगर आज के कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो हम टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर आप एक बार फिर से हमारे आज के इस प्रोग्राम को देखकर तमाम जानकारियाँ विषयों से संबंधित हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। मक्का के कीमतों के अंदर में जो इस समय पर उछाल आ रहा है, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? जो मक्का इथेनॉल इंडस्ट्री ले रहा है, वह मक्का सारा का सारा पहले पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल किया जाता था। मक्का किसान और पोल्ट्री किसान अब ये दोनों वर्सेस में हो गए हैं, तो इसको किस नज़र से देखा जाए? जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के हिसाब से करीब 50 लाख टन मक्का जो है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमें और ज़रूरत पड़ेगी। GM मक्का जो है उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन GM मक्का एथनॉल इंडस्ट्री में तो कंज्यूम हो ही सकता है। आप GM मक्का की परमिशन भारत सरकार में दीजिए और यहाँ के किसानों से पैदा करवाइए। सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।